माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों में आपका स्वागत करता हूं। मैं राजीव कुमार, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, डॉक्टर के.एन. मोदी, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मोदीनगर गाजियाबाद। उपसहसयुजी यौगिक के बारे में मैं तुम लोगों को भाग 4 में समझाऊंगा। इससे पहले भाग 3 में मैंने तुम लोगों को बताया था और होमवर्क भी दिया था। एक तो समावयवता के बारे में बताया था और दूसरा किसके बारे में समझाया था? वर्नर सिद्धांत के बारे में। आज तुम्हें जो है दूसरी और तीसरी थ्योरी समझाएंगे, जो वर्नर के सिद्धांत में जो कमियां रही हैं उसे आगे नई सिद्धांतों में कैसे दूर किया गया। जैसे पहली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, और तीसरे नंबर की थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये तुम लोगों को बताएंगे कि जो अष्टफलकीय संरचना होती है, अष्टफलकीय यौगिक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें किस तरह का जो है स्प्लिटिंग होता है, विभाजन होता है। ये आगे तुम लोगों को CFT में समझाएंगे। संयोजकता आबंध सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड के प्रभाव में धातु परमाणु आयन, धातु परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, अपने N-1 D, NS और P या NS, NP, ND कक्षकों का उपयोग करके संकरण के लिए कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न ज्यामिति जैसे अष्टफलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना और वर्ग समतलीय संरचना के समक्ष कक्षक उपलब्ध हो सके। ये संकृत कक्षक उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन युगल आबंधन के लिए इन्हें दान करते हैं। यानी इस थ्योरी से हम लोग तो चुंबकीय गुण के आधार पर उसकी संरचना डिस्कस करेंगे। जैसे तुम्हें समन्वय संख्या 4, 5, 6, अक्सर तो 4 और 6 वाले आते हैं सिलेबस में। तो 4 में 2 संरचनाएं, जैसे चतुष्फलकीय संरचना, वर्ग समतलीय संरचना, और उसका संकरण क्या होता है? sp3 dsp2। ऐसी 5 का sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना, और 6 में अष्टफलकीय, और दोनों में 6 लेकिन एक इनर कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, एक आउटर कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं। यानी ये वाले इनर कॉम्प्लेक्सेस हैं जो लास्ट वाले d2sp3, ये आउटर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, इनको जो है हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं sp3d2 को, इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। कहने का मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत से हम संरचना जो अष्टफलकीय संरचना है और वर्ग समतलीय संरचना है और चतुष्फलकीय संरचना है, उसके बारे में जो अध्ययन डिटेल्स में करेंगे। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी तुम लोगों को थोड़ा बहुत जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का आइडिया दिया जाएगा, जिसके आधार पे तुम लोग जो है उसकी संरचना बता सकते हैं कि वो अष्टफलकीय संरचना है या चतुष्फलकीय संरचना है या वर्ग समतलीय संरचना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे CONH3 यानी हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। अगर कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक देते हैं तो कितना होता है कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक? आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27। तो अगर इसकी संरचना खींचते हैं तो 3d7 4s2। ठीक है, तो जब इसके ऑक्सीकरण अवस्था 3 आ गई, x मान के निकालते हैं, तो जब 3 कम करेंगे उसमें से 2 s में से जाएंगे, 1 d में से, तो 3d6 रह जाएंगे। d में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? d में 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन d के दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5। d के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ये 5 कक्षक जो हैं ये डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स होते हैं, और 4s और 4p। अब तुम लोगों को इस यौगिक की संरचना बनानी है। अब तुम लोगों को एक चुंबकीय गुण के बारे में आइडिया दे दिया जाता है कि उसका चुंबकीय गुण कैसा है।
जैसे मान लो ये यौगिक जो है कैसे गुण रखता है, अनुचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण क्या होता है, किसे कहते हैं अनुचुंबकीय यौगिक, पैरामैग्नेटिक यौगिक किसे कहते हैं, वे यौगिक जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्लित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनुचुंबकीय गुण अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। और एक प्रतिचुंबकीय होते हैं डायमैग्नेटिक, वो किस कारण से होता है, युग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर डी कक्षकों में युग्लित इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय गुण डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय गुण यानी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो इस यौगिक की जो है अनुचुंबकीय गुण ना होकर इसका प्रतिचुंबकीय गुण है, यानी इसमें सारे पेयर्ड हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप लेके इधर आ जाएंगे। आगे तुम लोगों को जब CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझाएंगे तो उसमें कुछ जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उनकी जो है क्षेत्र प्रभाव के बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। जैसे NH3 जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहते हैं वो हुंड के नियम को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते, इसलिए युग्मित करने की उनकी टेंडेंसी रहती है। यही वजह है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन युगलित हो जाते हैं इधर आके। अब तुम देख सकते हो कि 5 में से 2 डी कक्षक खाली हैं, 1 S खाली है, 3 P खाली है। तो ये 6 लिगेंड जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें दान करेंगे और बॉन्डिंग करके ये संरचना प्राप्त करेंगे। कौन सी संरचना है, अष्टफलकीय संरचना यानी ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, और इसमें एक और ध्यान रखना है, अगर डी अंदर वाले यूज होते हैं 3D वाले तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं हम, आंतरिक कक्षक संकुलन यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, या दूसरा नाम भी बोल सकते हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्योंकि जब पेयरिंग ज़्यादा होगी तो लो स्पिन तो बनेंगी, एक दूसरे से काउंटर एक्ट हो जाती है स्पिन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और पर चक्रण युगलित संकुलन स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अब तुम अगर इस बोर्ड में आता है क्वेश्चन CONH3 की जो है ज्यामिति बताइए, संरचना बताइए, या BBT के आधार पर डिस्कस कीजिए इसकी ज्यामिति को, तो तुम लोग सबसे पहले कोबाल्ट की संरचना यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास खींचोगे, फिर उसके आयन का, और उसके बाद फिर ये चेक करोगे कि उसका चुंबकीय गुण कैसा दिया गया है, यानी उसका अनुचुंबकीय गुण है या प्रतिचुंबकीय गुण है, या फिर आगे जो है लिगेंड की स्ट्रेंथ के आधार पर भी हम लोग संरचना बताएंगे CFT में। अब दूसरा देखो तुम लोग, दूसरा यौगिक क्या है, COF6 ये था CONH3 यहाँ NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, और F जो है वो वीक फील्ड लिगेंड में आता है। अब जब संरचना खींचोगे CO3 की तो क्या होगा, वही सेम आएंगे इलेक्ट्रॉन। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 4S खाली, 4P खाली, 4D खाली, क्योंकि N बराबर 4 है, N जितना होता है उतने ही होते हैं उपकोष। ठीक है, तुम्हें पता होगा कि कोश के अंदर कितने उपकोष होते हैं, जितनी उसकी कोशों की संख्या होती है। तो N बराबर 4 में 4 उपकोष 4S 4P 4D सब खाली हुए हैं। अब क्योंकि ये जो है एक अनुचुंबकीय यौगिक है, या ये कह सकते हो कि F जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल है, दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करेगा, यानी हुंड के नियम का पालन करेगा। इस वजह से ये तो इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑर्बिटल यूज नहीं होंगे बॉन्डिंग में, कौन से होंगे, आगे वाले, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एक F, ऐसे दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें, इस तरह से 6 के 6, यानी एक 4S का यूज हो रहा है, 3 4P के और 2 4D के कक्षक यूज हो रहे हैं बंद बनने में। तो इस प्रकार इसकी संरचना जो है कैसी होगी, संरचना तो वही रहती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। क्या बताई थी संरचना कौन सी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, अष्टफलकीय संरचना। बस अंतर ये है कि संकरण कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2 है कि d2sp3 है। अगर d2sp3 है तो कौन से कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, इनर कॉम्प्लेक्सेस,
और अगर sp3d2 है तो आउटर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं उन्हें, ठीक है। और एक और भी बताया, जब D2sp3 होगा तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और जब sp3d2 होगा तो कैसे बनेंगे, हाई स्पिन। लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे डिसाइड करते हैं, जब ज़्यादा पेयरिंग रहती है तो लो स्पिन, और जब पेयरिंग कम होती है या कहते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इस दोनों की संरचना में अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई इसकी ज्यामिति क्या है, तो आंसर है दोनों की ज्यामिति अष्टफल की है। लेकिन जब तुमसे पूछा जाए संकरण क्या है, तो संकरण में अंतर आ रहा है, ये D2sp3 है संकरण और इसका sp3d2 है। और चुंबकीय व्यवहार में अंतर आ रहा है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब सारे युग्मित रहते हैं इलेक्ट्रॉन तो उन्हें क्या, कौन से बोलते हैं, यौगिक, उन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकीय यौगिक, ठीक है। प्रतिचुंबकीय किन्हें कहते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। और अनुचुंबकीय कौन से होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसा चुंबकीय गुण होता है, अनुचुंबकीय गुण, और जब युगलित होते हैं तो कैसा गुण होता है, प्रतिचुंबकीय गुण होता है, ठीक है। इससे पहले समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक मैंने तुम लोगों को बताए थे, एक तो CONH3 6 और COF6 3-, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के थे उदाहरण। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का उदाहरण है। तरीका वही है करने का सेम, जैसे NiCN4 2- है तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28, तो 3d8 4s2, और 2 कम कर दो, x मान के जब चार्ज निकालेंगे x -4 बराबर -2 तो 2 आएगा, तो 3d8 आ जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन d कक्षकों में भर दोगे, पहले सिंगल 5, फिर उसके बाद पेयरिंग हो जाएगी। अब क्योंकि ये जो है इसके अंदर क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इस यौगिक की नेचर जो है कैसी है, प्रतिचुंबकीय नेचर यानी डायमैग्नेटिक, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग हो जाएंगे और एक डी कक्षक क्रिया करने के लिए, बॉन्डिंग बनने के लिए खाली हो जाएगा। तो इस तरह से एक डी, एक एस, 2 पी बंद बनने में भाग लेंगे और 4 CN जो है अपने चारों पेयर ऐसे दान करके बॉन्डिंग कर लेंगे। तो कौन सी संरचना होती है, DsP2 होता है, वर्ग समतलीय संरचना, ठीक है, स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री रहती है। ऐसी और भी उदाहरण है NiCO4, उसकी संरचना जो है चतुष्फल की संरचना होती है, sp3 संकरण होता है। यही अगर NiCl4 2- होता तो Cl वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, Cn प्रबल लिगेंड है। तो इस तरह से तुम लोगों को लिगेंड्स की जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको बताएंगे तुम लोगों को जब CFT पढ़ाएंगे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उसमें बताएंगे कौन से लिगेंड दुर्बल हैं। हालांकि प्रबल लिगेंड में तुम लोगों को बताई दिए CO, Cn, En और NH3 ये हैं। चुंबकीय गुण तुम लोगों को बता दिया, चुंबकीय गुण निकालने का सूत्र डी ब्लॉक में तुम लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट 8 में, म्यू बराबर वर्गमूल n इंटू n+2। n क्या है, डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो गिन लो और n का मान रख दो, और यूनिट Bm बोहर मैग्नेटोन होती है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसे ढंग से देखो, MnBr4 2- ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि चुंबकीय आघूर्ण 5.9 Bm है, बोहर मैग्नेटोन है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका। ये पूछ रहा है बताओ इसकी ज्यामिति क्या होगी। अब हमें बताओ उत्सर्जन संख्या 4 है तो ज्यामिति या तो sp3 होनी है या DsP2 होनी है। तो हम लोग जब मैग्नीज का परमाणु क्रमांक देते हैं 25 होता है, आर घनता कैसी रखें 3d5 4s2 और 2 कम कर देंगे 3d5 रह गया, यानी डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। तो 5 डी जब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि अगले वाले S और P बंद बनने में भाग लेंगे, तो एक S और 3 P बंद बनने में भाग लेंगे। तो साफ पता लग रहा है कि संकर्ण sp3 होगा और आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की है। तो इस करंट मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पर VBT में हम लोग ज्यामिति का पता लगा सकते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो संकर्ण sp3 या DsP2 में से कौन सा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में
तो मैंने बताया ज्यामिति एक ही रहती है, अष्टफल की, संकरण का अंतर होता है। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहते हैं तो कैसा होता है संकरण, sp3d2, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं तो d2sp3। अब इसकी संयोजकता आबंध सिद्धांत की कुछ कमियां रही हैं। एक तो सबसे बड़ा जो मेन कमी है वो तो यही है, रंग नहीं बता सकते, कलर स्पेक्ट्रा नहीं डिस्कस कर सकते, और जो चुंबकीय गुण है उसका मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सकते, मतलब सूत्र नहीं लगा सकते, म्यू बराबर वर्गमूल n×n+2 इतने bm, खाली अंदाजे से पता लग जाता है कि अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, पूर्वानुमान मतलब। और स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकते, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। दुर्बल और प्रबल लिगेंड में भी भेद नहीं कर सकते। 4 समन्वयी संकुलनों के लिए चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय संरचनाओं की सही से अनुमान नहीं लगा पाते। तो ये सब कमियां हैं इसकी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसमें जो है सबसे मेन बात है इसके अंदर कि इसमें लिगेंड और मेटल के बीच में प्योर आयनिक बॉन्ड को स्टडी किया गया है। यानी जैसे हम लोगों को पहले बताया था थ्योरी में कि इनके बीच में उपसहसंयोजी बंध बनते हैं। लिगेंड जो हैं वो ल्यूइस बेस की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, और जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो ल्यूइस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला होता है, यानी उपसहसंयोजी बंध बनते हैं। लेकिन इस थ्योरी में पूर्णतः आयनिक रूप में स्टडी करके पूरी ये थ्योरी, ये सिद्धांत बना है, जो इसका है ड्रॉबैक भी, ये कमी भी है इसकी ये, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आयनिक बंध ना होके उसमें उपसहसंयोजी बंध होते हैं। इसमें लिगेंड ऋणात्मक आयन या उदासीन अणु होते हैं, तो ऋणात्मक होने पे तो उनका ऋणात्मक क्षेत्र बनेगा, यानी ऋणात्मक लिगेंड बिंदु आवेश की तरह। उदासीन लिगेंड में क्या होगा, उदासीन लिगेंड में जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है वो धातु की तरफ को रहेगा, क्योंकि प्रबल धन विद्युतीय तत्व, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व पे कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। और कैसे पता लगाते हैं धनावेश ऋणावेश को, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है साझेदारी का इलेक्ट्रॉन उस तरफ को ज़्यादा आ जाता है, जिसके पर आंशिक ऋणावेश और दूसरे पर आंशिक धनावेश आ जाता है, और ऐसे यौगिक को द्विध्रुव कहते हैं। तो कहने का मतलब है लिगेंड दो ही तरह के, या तो उदासीन और या ऋणावेशित। ठीक है, किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन में 5 डी कक्षक समान ऊर्जा के रहते हैं, यानी जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनते यानी लिगेंड नहीं जुड़ते तो पांचों डी ऑर्बिटल समान एनर्जी के होते हैं, डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। लेकिन जैसी उनके साथ लिगेंड जुड़ने लगते हैं, ऋणावेशित स्फीयर बनने लगता है, उनका ऋणावेश का प्रभाव बनने लगता है, वो पांचों डी ऑर्बिटल जो समान एनर्जी के थे वो 2 सेट ऑफ एनर्जी में बट जाते हैं, T2G और EG। इसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। समझाया है मैंने तुम्हें, 2 ही तरह की फोर्स बनती हैं इसमें, एक तो आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। आकर्षण किसके बीच में बनती है, लिगेंड और मेटल के चार्ज के बीच में, और प्रतिकर्षण बल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल बनता है। तो आकर्षण की वजह से स्टेबिलिटी आती है, निस्थायित्व बढ़ता है कॉम्प्लेक्स का। वहीं प्रतिकर्षण की वजह से जो पांचों डी ऑर्बिटल समान एनर्जी के हैं वो 2 एनर्जी लेवल में बढ़ जाते हैं, T2G और EG। अब T2G में कौन से आते हैं, T2G लोअर एनर्जी लेवल होता है और EG हाइयर एनर्जी लेवल होता है, किसके अंदर, अष्टफल की संरचना में। ठीक है, तो तुम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के नज़दीक आते हैं, यानी अगर अष्टफल की संरचना में देखें तो dx² - y² और dz² लिगेंड्स की दिशा में रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, तो प्रतिकर्षण बल भी अधिक होगा, तो ऊर्जा भी उनकी अधिक आएगी। और क्योंकि जो 3 डी ऑर्बिटल है dxy, dyz, dzx वो थोड़ा दूर रहते हैं, समतलीय अवस्था में रहते हैं, तो उस वजह से प्रतिकर्षण बल भी कम होगा और एनर्जी भी उनकी कम होगी। अब तुम लोगों को थोड़ी बात तो पहले ही बताई है मैंने, अष्टफल की संरचना में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उपसहसंयोजन संख्या होती है, जब भी तो बनती है अष्टफल की संरचना। अब तुम लोग देख सकते हो ये अष्टफल की संरचना देखा, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पे धातु मुक्त अवस्था में है, पांचों डी ऑर्बिटल अभ्रष्ट अवस्था में यानी इक्वल एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, अब जैसी लिगेंड्स का ऋणावेशित प्रभाव आने लगता है, वो जुड़ने लगते हैं उसके साथ, तो प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, ऋणावेशित प्रभाव और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में सेंट्रल मेटल के जो होते हैं।
और प्रतिकर्षण के कारण जो समान एनर्जी के 5 डी ऑर्बिटल थे वो 2 एनर्जी लेवल में बट गए, T2g और Eg। T2g में बताया मैंने ये 3 डी ऑर्बिटल्स आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लिगेंड के प्रभाव से थोड़ा दूर रहते हैं, समतलीय अवस्था में रहते हैं। ये जो 2 डी ऑर्बिटल हैं dx² - y² dz², ये थोड़ा लिगेंड्स के नज़दीक रहते हैं, यानी अक्षीय अवस्था में रहते हैं, एक्सियल पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें प्रतिकर्षण भी ज़्यादा हो जाता है और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। इन दोनों का जो अंतर आता है दोनों एनर्जी लेवल का, इसे कहते हैं डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और ऊपर वाले का मान कितना होता है? इस वाले का होता है कि पूरा मिला के 10 DQ होता है, ये 6 DQ, ये 4 DQ। ठीक है, और ये तुम्हें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है। ये वाले लिगेंड जो है ये कैसे कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी प्रबलतम लिगेंड जो है CO CN - EN NH3, और इनके अलावा सब जो है वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब तुम लोग एक उदाहरण समझा रहे हैं इसका CFT का। जैसे अष्टफलकीय संरचना में मान लो तुम्हें जो है D4 संरचना का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है CFT के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो D4 में क्या होगा? 4 D इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब तुम लोगों को अष्टफलकीय संरचना में T2g और Eg में डिवाइड करना है। तो तुम लोगों को ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करनी है तुम्हें CFT के अकॉर्डिंग, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे पास क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल की, डेल्टा का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और P पेयरिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर, P एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा है। अब इन दोनों में संबंध के आधार पर फिलिंग होती है। अब क्या हो रहा है? अगर पेयरिंग एनर्जी उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, उस केस में लिगेंड्स कैसा होगा? लिगेंड कहलाएगा दुर्बल होगा और हुंड के नियम का पालन करेगा। तो पहले डी कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा और ऊपर फिर एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, यानी पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं हुंड के नियम से और फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो T2g में 3 आ जाएंगे, यानी dxy dyz dzx में तीनों में एक एक होगा, और Eg1 dx² - y² में भी एक होगा। लेकिन अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो फिर क्या होगा? लिगेंड तो कहलाएगा प्रबल क्षेत्र लिगेंड। कौन कौन से होते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड? CO CN EN NH3 ये बताए हैं जो। तो उस केस में वो हुंड के नियम का पालन नहीं करते, तो उस केस में फिर तुम्हें पहले नीचे पूरे फिल करने, यानी T2g में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और Eg में एक भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 dxy dyz dzx 3 है, तो तीनों में पहले 2-2 भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, उसके बाद जाएंगे ऊपर वाले में। तो ये तुम्हें लिगेंड्स को देखना है कि लिगेंड जो है वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लग जाता है। ठीक है, और वैसे भी याद करवा दिए मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं? CO कार्बोनिल, CN- EN इथाइलिन डायमाइन और NH3। ये अगर रहते हैं तो वो हुंड के नियम का पालन नहीं करते, यानी पहले नीचे वाले ऑर्बिटल पूरे फिल होते हैं, पेयरिंग होती है, जब जाकर ऊपर वाले भरते हैं। लेकिन यही अगर वीक फील्ड लिगेंड जुड़ जाए इससे, तो फिर हुंड के नियम का पालन नहीं होता है, पहले सिंगल सिंगल भरते हैं T2g और Eg में, जब जाके पेयरिंग स्टार्ट होती है। अब चतुष्फलकीय में उल्टा हो गया। इसमें क्या है? जो dxy dxz dyz जो d ऑर्बिटल्स रहते हैं वो लिगेंड्स के नज़दीक रहते हैं, यानी वो अक्षों के बीच में रहने की वजह से उनका प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, और प्रतिकर्षण बल बढ़ने की वजह से वो जो है ज़्यादा एनर्जी में पहुंच जाते हैं, और ये थोड़े से अक्षीय स्थिति में थोड़े दूर हो जाते हैं लिगेंड से, तो प्रतिकर्षण के कारण इनकी एनर्जी कम हो जाती है। इसमें कम प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इनमें ज़्यादा लग रहा है। जो भी डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, समझ जाओ कि उसमें प्रतिकर्षण बल भी ज़्यादा होगा और एनर्जी भी ज़्यादा आएगी। है वही बात, दोनों का टोटल योग कितना है? डेल्टा टी का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल में, यानी चतुष्फलकीय रूप में, वही 10 DQ के बराबर होती है 4 DQUA और 6 DQUA। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कहाँ कहाँ? मैंने बताया था BBT में ये प्रॉब्लम आ रही थी, कमियाँ थी, कलर स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे,
क्योंकि कलर क्यों शो कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है संकुल आयन है। तो पता लगा कि TiH2O6 3+ एक कलरफुल कंपाउंड है, बैंगनी रंग देता है, स्टडी करा इसे। Ti3+ का संरचना खींची तो 3D1 आया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें अयुग्लित है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा दृश्य भाग से और चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। और जब वो एनर्जी अवशोषित करता है, वाला कलर तो देता नहीं है, जो उत्सर्जित करता है वो बैंगनी रंग उत्सर्जित करता है, यानी इसे बोलते हैं DD संक्रमण। तो D ब्लॉक के तत्वों में कोई भी कलर शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स आयन, तो उसकी वजह होती है DD संक्रमण, यानी उसके लोअर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, संक्रमण होता है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट वो तो दिखाई नहीं देती, वो भी विजिबल रीजन की होती है, और जो एमिट करते हैं वो भी विजिबल रीजन की होती है, लेकिन वो दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है वो। तो तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जब अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी कलर आएगा, D0 और D10 में वो रंगहीन रहेंगे, कलरलेस रहेंगे। ठीक है, क्रिस्टल छेद सिद्धांत की कमियां, एक तो सबसे पहले ही बता दी थी मैंने कमी, कि इन्होंने जो है लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग डिस्कस करी है वो प्योरली आयनिक डिस्कस करी है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता, उनके बीच में उपसहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। एक ये बताया कि जो ऋणायन लिगेंड द्वारा D कक्ष का विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए, यानी स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? जो लिगेंड ज़्यादा ऋणावेशित होगा, ज़्यादा ऋणावेशित स्पेयर बनाएगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो कहने का मतलब उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, पेट्रोकेमिकल सीरीज में देखो तुम लोग, F जो है वो लास्ट में दे रखा है, तो वो तो वीक फील्ड लिगेंड में काउंट हो रहा है, तो ये भी एक कमी रही है इसकी। ठीक है, और भी बहुत सारी कमियां हैं इसमें जो तुम लोगों को, एक तो इन्होंने जो है जो सेंट्रल मेटल है उसके D ऑर्बिटल ही डिस्कस करें, S और P नहीं डिस्कस करें। और एक और कमी रही है कि उन्होंने जो है लिगेंड्स के ऑर्बिटल को स्टडी नहीं करा है। तो बहुत सारी इनमें कमियां रही हैं। ये तुम लोगों का होमवर्क है जो तुम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने वैसे भी कराया तुम्हें। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना NiCN4 आयन प्रतिचुंबकीय है, जबकि चतुष्फल के ज्यामिति वाले NiCl4 2- आयन अनुचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय गुण की वजह से मैंने तुम्हें बताया था, क्या था होता है संकरण इसका, संकरण DsP2 होता है। ठीक है, इस वजह से प्रतिचुंबकीय गुण रहता है इसमें। और इस ये क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है Cl, इसलिए इसका जो है कैसा संकरण होगा, sp3। इस वजह से इसमें sp3 होने की वजह से अनुचुंबकीय गुण होगा। ऐसे तुम लोगों को ये तैयार करने, NiCO4 में sp3 संकरण होता है और अनुचुंबकीय गुण होता है। अनुचुंबकीय होता है प्रतिचुंबकीय, NiCO4 में जो संकरण आता है sp3 होता है और गुण होता है प्रतिचुंबकीय। ऐसे तुम लोगों को ये सारे तैयार करने। थैंक यू।